नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। आप एक बहुत बड़ी बहुत भीड़-भाड़ वाली पार्टी में हैं, चारों तरफ इतना शोर है और आपको कमरे के दूसरे कोने में खड़े अपने दोस्त की बात सुननी है। नामुमकिन सा लगता है ना? तो बिना सही टूल्स के एक बिजी नेटवर्क पर डेटा ट्रैफिक को देखना बिल्कुल वैसा ही है। बस एक कान फाड़ देने वाला शोर। आज हम इसी शोर को शांत करने वाले एक टूल पर बात करेंगे, वायरशार्क और उसके कुछ बेहद जरूरी फिल्टर्स पर। ये सादृश्य बिल्कुल सही है। वायरशार्क असल में नेटवर्क की दुनिया का एक माइक्रोस्कोप और रिकॉर्डर सब एक साथ हैं। मतलब ये वो सारी अदृश्य बातचीत पकड़ता है जो हमारे डिवाइस हर सेकंड करते रहते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब हजारों लाखों बातें एक साथ। और यहीं पर फिल्टर्स का जादू आता है। ये उस पार्टी के शोर में एक डायरेक्शन स्पेसिफिक माइक की तरह है जो आपको सिर्फ अपने दोस्त की आवाज़ पर फोकस करने में मदद करते हैं। हमारा मकसद है डेटा के इस समंदर में से कुछ काम की बूंदें निकालना। और इस काम में हमारी मदद के लिए हमारे पास एक लेख है जिसका शीर्षक है नेटवर्क इंजीनियरिंग विश्लेषण के लिए आवश्यक वायरशार्क फिल्टर्स। लेकिन हम सिर्फ इन फिल्टर्स की एक लिस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम एक मिशन पर चलेंगे। एक काल्पनिक लेकिन बहुत ही आम समस्या को सुलझाएंगे। एक यूजर शिकायत करता है कि वेबसाइट बहुत धीमी चल रही है, तो हम इन फिल्टर्स का इस्तेमाल एक जासूस की तरह करेंगे, सुराग ढूंढेंगे और समस्या की जड़ तक पहुंचेंगे। तो ठीक है, हमारी जासूसी शुरू होती है। एक नेटवर्क इंजीनियर के पास टिकट आता है, वेबसाइट एक्स बहुत स्लो है। इस पूरे शोरगुल वाले नेटवर्क में हमारा पहला कदम क्या होगा, मतलब कहाँ से शुरू करें? देखिए, सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह होता है, क्या क्लाइंट यानी यूजर का कंप्यूटर और सर्वर यानी वेबसाइट, क्या वो आपस में बात भी कर रहे हैं? हमें पहले यह कंफर्म करना होगा कि बातचीत हो भी रही है या नहीं। और इसके लिए हमारा पहला हथियार है IP.address फिल्टर। हम बस वायरशार्क में टाइप करेंगे IP.address इक्वल टू और फिर यूजर या सर्वर का IP एड्रेस। इससे हमें सिर्फ वो पैकेट्स दिखेंगे जो इन दोनों के बीच आ जा रहे हैं, बाकी सारा शोर गायब। ये तो लॉजिकल है, मतलब पहले संदिग्धों की पहचान करो। लेकिन मैंने सुना है कि आईपी एड्रेस तो वो तो बदलते रहते हैं ना, खासकर अगर कोई डायनामिक आईपी पर हो तो क्या कोई ज्यादा स्थायी पहचान है? लेख में eth.address का भी जिक्र है। हाँ, ये एक बेहतरीन पॉइंट है। eth.address जो है वो मैक एड्रेस पे फिल्टर करता है, और मैक एड्रेस डिवाइस के नेटवर्क कार्ड का फिजिकल एड्रेस होता है। वो कभी नहीं बदलता। अच्छा। किसी खास डिवाइस को ढूंढ रहे हो, लेकिन जब बात इंटरनेट पर हो रही हो तो आईपी एड्रेस ही हमारा मेन टूल होता है। तो हमारी स्लो वेबसाइट वाली जो समस्या है उसके लिए हम IP.address से ही शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने IP.address फिल्टर लगाया और देखा कि हाँ, यूजर और सर्वर के बीच पैकेट्स आ जा रहे हैं। मतलब वे एक दूसरे को देख तो सकते हैं, पर क्या इसका मतलब ये है कि कनेक्शन ठीक है? हो सकता है वे गलत पते पर खत भेज रहे हों। मेरा मतलब है, क्या वेबसाइट का नाम सही आईपी में बदल भी रहा है? आपका ब्राउजर google.com को नहीं समझता, वो आईपी एड्रेस को समझता है। और डीएनएस का काम है नाम को पते में बदलना। अगर यही काम नहीं हो रहा तो वेबसाइट कभी लोड नहीं होगी। इसके लिए हमारा अगला फिल्टर है डीएनएस। इसे लगाते ही हमें सिर्फ डीएनएस की बातचीत दिखेगी। हम देख सकते हैं कि क्या यूजर के कंप्यूटर ने पूछा कि वेबसाइट एक्स का आईपी क्या है, और क्या डीएनएस सर्वर ने सही जवाब दिया। अगर यहाँ कोई जवाब नहीं आ रहा तो हमें हमारी पहली बड़ी वजह मिल गई। वाह, तो हम परत दर परत समस्या को खोल रहे हैं। मान लेते हैं कि डीएनएस भी ठीक काम कर रहा है, नाम का पता मिल गया। अब क्या? लेख में आईसीएमपी फिल्टर का जिक्र है। ये तो पिंग के लिए होता है ना, क्या इसका कोई गहरा इस्तेमाल भी है? हाँ, ज्यादातर लोग आईसीएमपी को सिर्फ पिंग से जोड़ते हैं, जो कनेक्टिविटी चेक करने का एक बेसिक तरीका है, और वो सही भी है। आईसीएमपी फिल्टर लगाकर हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पिंग पैकेट सर्वर तक पहुंच रहे हैं और क्या वहां से जवाब आ रहा है। अगर पैकेट्स बीच में ही गायब हो रहे हैं तो ये वेबसाइट की नहीं बल्कि रास्ते में कहीं नेटवर्क की समस्या है। लेकिन इसका एक और इस्तेमाल है। ये नेटवर्क में स्टेटस मैसेज की तरह भी काम करता है। कभी कभी राउटर आईसीएमपी पैकेट भेजकर बताते हैं कि ये रास्ता बंद है या ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो ये हमें नेटवर्क की सेहत के बारे में भी सुराग दे सकता है। ठीक है, तो अब तक की कहानी ये है।
IP.addr से पता चला डिवाइस बात कर रहे हैं। DNS से कंफर्म हुआ कि उन्हें सही पता मालूम है। ICMP से पता चला कि रास्ता भी साफ है। लेकिन यूजर की शिकायत तो अभी भी वही है, वेबसाइट स्लो है। अब हमें बातचीत की गहराई में उतरना होगा, है ना? अब हम प्रोटोकॉल्स की बात करेंगे। एग्जैक्टली। अब हम देखेंगे कि वे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग TCP.port=80 जो कि HTTP के लिए है, या TCP.port=443 HTTPS के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा पुराना तरीका है। अच्छा। हाँ, ये ऐसा है जैसे आप सिर्फ उन लिफाफों को देख रहे हैं जिन पर एक खास पते का स्टैंप लगा है। वायरशार्क हमें इससे बेहतर टूल देता है, HTTP और TLS फिल्टर। एक मिनट, इसमें क्या फर्क है? अगर दोनों ही वेब ट्रैफिक दिखाते हैं तो TCP.port=80 और HTTP फिल्टर में अंतर क्या हुआ? जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, TCP.port=80 आपको उस पोर्ट पर होने वाला हर TCP पैकेट दिखाएगा, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन HTTP फिल्टर वो प्रोटोकॉल अवेयर है, वो HTTP की भाषा को समझता है। वो आपको बताएगा कि ये एक गेट रिक्वेस्ट है, मतलब ब्राउजर पेज मांग रहा है, या ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट है। यानी यूजर कोई फॉर्म सबमिट कर रहा है। बिल्कुल यार, ये सर्वर का जवाब है। आप सीधे HTTP एरर कोड्स के लिए फिल्टर कर सकते हैं, जैसे http.response.code=404। ये आपको सीधे उन पैकेट्स पर ले जाएगा जहां सर्वर कह रहा है पेज नहीं मिला। ये लिफाफे देखने के बजाय सीधे खत पढ़ने जैसा है। समझ गई। ये तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और आज की दुनिया में जहां सब कुछ एन्क्रिप्टेड है, वहां TLS फिल्टर का क्या रोल है? लेख में TLS हैंडशेक का जिक्र था। ये क्या होता है? TLS हैंडशेक को आप दो कंप्यूटरों के बीच एक गुप्त पहचान की जांच समझ सकते हैं। वो कोई भी असली डेटा भेजने से पहले कुछ नियमों पर सहमत होते हैं। ये एक तरह का सीक्रेट हैंडशेक है। अगर इस शुरुआती बातचीत में ही कोई गड़बड़ है, जैसे सर्टिफिकेट में कोई समस्या, तो पूरा सुरक्षा कनेक्शन वही फेल हो जाएगा। और TLS फिल्टर हमें सिर्फ इसी हैंडशेक की बातचीत को देखने देता है। तो भले ही हम एन्क्रिप्टेड डेटा ना देख पाए, हम ये जरूर देख सकते हैं कि ताला ठीक से लग रहा है या नहीं। बिल्कुल सही। अगर कोई HTTPS वेबसाइट नहीं खुल रही, तो ये फिल्टर अक्सर बता देता है कि समस्या कहाँ है। कमाल है। लेकिन हमारी समस्या वो अभी भी है, वेबसाइट स्लो है। हैंडशेक हो रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर जवाब आने में बहुत देर लग रही है। यहाँ लेख में एक बहुत ही टेक्निकल साउंडिंग फिल्टर है, TCP.flags.syn। ये क्या भला है? ये हमारे सबसे जरूरी डायग्नोस्टिक टूल्स में से एक है। हर TCP कनेक्शन एक 3-वे हैंडशेक से शुरू होता है। क्लाइंट एक SYN पैकेट भेजकर कहता है, क्या हम बात कर सकते हैं? सर्वर SYN ACK भेजकर कहता है, हाँ मैं तैयार हूं, तुम भी तैयार हो? फिर क्लाइंट एक ACK भेजकर कहता है, हाँ मैं भी तैयार हूं। इसके बाद ही डेटा ट्रांसफर शुरू होता है। ठीक है। तो TCP.flags.syn=1 फिल्टर हमें सिर्फ पहला कदम, यानी वो SYN पैकेट दिखाता है। अगर हम देखते हैं कि क्लाइंट SYN पैकेट भेजे जा रहा है, पर सर्वर की तरफ से कोई SYN ACK नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि सर्वर या तो बहुत ज्यादा बिजी है, या कोई फायरवॉल उन रिक्वेस्ट्स को ब्लॉक कर रहा है। अरे वाह! तो ये फिल्टर हमें सीधे समस्या की जड़ तक ले जाता है। हाँ, कि कनेक्शन स्थापित ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब मेरे सबसे पसंदीदा फिल्टर पर आते हैं जो लेख में दिया गया है, फ्रेम कंटेन्स। ये सुनने में किसी जादू जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे ये पूरे नेटवर्क ट्रैफिक के लिए Ctrl+F या सर्च बार है। और ये बिल्कुल वही है। ये एक गेम चेंजर है। ये फिल्टर पैकेट के अंदर के एक्चुअल डेटा को देखता है। मान लीजिए आपको एक एप्लीकेशन से एक अजीब सा एरर मैसेज मिल रहा है, जैसे ऑथेंटिकेशन फेल्ड। आप बस वायरशार्क में फिल्टर लगा सकते हैं, फ्रेम कंटेन्स ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अगर ये शब्द किसी भी अनएन्क्रिप्टेड पैकेट में मौजूद हैं, तो वायरशार्क आपको सीधे उस पैकेट पर ले जाएगा। कोई असल उदाहरण है इसका? हाँ, मुझे एक किस्सा याद है। हम घंटों एक मुश्किल बग से जूझ रहे थे। फिर किसी ने मजाक में फ्रेम कंटेन्स पासवर्ड फिल्टर चलाया, और हमें पता चला कि एक पुराना डिवाइस प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड भेज रहा था, जो सिस्टम को क्रैश कर रहा था। उस एक फिल्टर ने हमारे कई घंटे बचा लिए। ये तो वाकई एक सुपर पावर है। तो अब हमारे पास ये सारे अलग अलग टूल्स हैं, और लेख के FAQ सेक्शन में बताया गया है कि हम इन्हें एंड या और लगाकर मिला भी सकते हैं। तो इसका मतलब मैं एक ही बार में एक खास यूजर से आने वाले वेब ट्रैफिक में किसी खास एरर को ढूंढ सकती हूँ। बिल्कुल, असली शक्ति यहीं से आती है। आप फिल्टर बना सकते हैं IP.address=192.168.1.1 एंड HTTP.response code=400।
इसका मतलब है मुझे सिर्फ इस आईपी से आने वाले वो HTTP पैकेट दिखाओ जिनमें कोई एरर हो। या फिर DNS and IP.address equals 8.8.8.8। हाँ, मतलब मुझे सिर्फ गूगल के DNS सर्वर से होने वाली DNS बातचीत दिखाओ। इसी तरह एक इंजीनियर शोर को कम करता जाता है जब तक कि उसे वो एक पैकेट नहीं मिल जाता जो सारी कहानी बयां कर रहा हो। स्रोत में एक और बहुत जरूरी बात बताई गई थी, डिस्प्ले और कैप्चर फिल्टर के बीच का अंतर। अभी तक हम जिनकी बात कर रहे थे वो सब डिस्प्ले फिल्टर्स हैं। ये अंतर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी अंतर है। डिस्प्ले फिल्टर का मतलब है आप पहले सारा ट्रैफिक रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर उसे देखने के लिए फिल्टर लगाते हैं। ये छोटी मोटी समस्याओं के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी के मेन सर्वर पर हैं जहां हर सेकंड लाखों पैकेट्स आ जा रहे हैं, तो सब कुछ रिकॉर्ड करना वो ऐसा है जैसे आप सुनामी को एक बाल्टी में भरने की कोशिश कर रहे हो। आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाएगा और डेटा फाइल इतनी बड़ी होगी कि खुलेगी भी नहीं। तो कैप्चर फिल्टर इसका समाधान है? हाँ, कैप्चर फिल्टर आप रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले लगाते हैं। आप वायर शार्क को पहले ही बता देते हैं कि मुझे सिर्फ वो ट्रैफिक रिकॉर्ड करना है जो इस खास आईपी एड्रेस से जुड़ा हो। इससे वायर शार्क बाकी सारे ट्रैफिक को नजरअंदाज कर देता है। ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, आपके कंप्यूटर पर लोड कम करता है और आपको सिर्फ काम का डेटा मिलता है। तो चलिए अपनी इस जासूसी को समेटते हैं। हमने एक स्लो वेबसाइट की शिकायत से शुरुआत की थी। हमने IP.address से देखा कि बातचीत हो रही है या नहीं। फिर DNS और ICMP से हमने बुनियादी कनेक्टिविटी और रास्ते को चेक किया। उसके बाद हम HTTP और TLS फिल्टर्स के साथ असल बातचीत की भाषा में उतरे। हमने TCP.flags.syn से कनेक्शन की शुरुआत में होने वाली समस्याओं को पकड़ा और आखिर में फ्रेम कंटेन्स जैसे शक्तिशाली टूल से डेटा के अंदर छिपे सुराखों को खोजा। इन फिल्टर्स को समझना वाकई किसी को भी नेटवर्क का सुपर हीरो बना सकता है। बिल्कुल, ये डेटा के एक विशाल, अव्यवस्थित और शोरगुल वाले झरने को एक शांत, संरचित और समझने योग्य कहानी में बदलने की कला है। हर फिल्टर एक नया चश्मा है जो आपको डेटा को एक अलग नजरिए से देखने में मदद करता है। और जब आप इन चश्मों को सही क्रम में लगाना सीख जाते हैं तो कोई भी नेटवर्क समस्या आपसे ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। और अंत में ये सब एक ज्यादा स्थिर और सुरक्षित नेटवर्क बनाने में मदद करता है। लेख में एक आखिरी बात का जिक्र था कि अगर आपके पास सही कीज हो तो वायर शार्क इनक्रिप्टेड ट्रैफिक को भी डिक्रिप्ट कर सकता है। ये नेटवर्क मैनेज करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। हम सब मानते हैं कि बाहरी दुनिया से अपने नेटवर्क को बचाने के लिए इनक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, लेकिन नेटवर्क के अंदर समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाने और सुरक्षा की निगरानी के लिए हमें कितनी पारदर्शिता या विजिबिलिटी की ज़रूरत है? वो कौन सी बारीक रेखा है जो प्राइवेसी और ऑब्जर्वेबिलिटी को संतुलित करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की ज़रूरत है।